बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नीला स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज का जो मंजरनामा है उसमें यह है कि आज के दिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी परतें खुल रही हैं और मुस्तकबिल की हिकमत अमली का अहाता किया जा रहा है, और ये देखने में आएगा कि कल के दिन से उसके अंदर क्या तेज़ी आएगी या उसके अंदर एक तातुल देखने में आएगा या वो गर्दो गुबार की तरह मुकम्मल मामला बैठ जाएगा। क्योंकि अगर सियासी एतबार से देखा जाए तो आसिफ अली जरदारी साहब का ये मानना है, वो कहते हैं कि नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही और हम हुकूमत गिराने वाले भी हैं और हुकूमत बनाने वाले भी हैं। ये आसिफ अली जरदारी साहब का कहना है। क्या जरदारी साहब किसी नए इत्तेहाद की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या जरदारी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अपना इत्तेहाद तोड़ने वाले हैं? क्या जरदारी साहब बैकडोर डिप्लोमेसी के ऊपर यकीन रख रहे हैं और रवाबित के आगे बढ़ा रहे हैं? क्या जरदारी साहब अगर यही तरीका अपनाएंगे तो सदर की नशिस्त के ऊपर बराजमान रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे? इसके ऊपर बात होगी। और दूसरी बात यह है कि अबूरी जमानत के हवाले से जो 9 मई के मुकदमात हैं उसमें खान साहब की जो अबूरी जमानत थी उसमें एटीसी ने यह फैसला जारी किया है जो 4 सफ़हात के ऊपर मुश्तमिल है। उस फैसले के अंदर यह कहा गया कि 7 मई को जमान पाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप के 15 अफराद मौजूद होते हैं और वहां पर वो बैठकर इस बात का इहाता करते हैं। ये कौन बता रहा है? 2 सरकारी गवाहों के बयानात की रोशनी के अंदर ये पूरी रिपोर्ट थी और उसी की बुनियाद के ऊपर फैसला है, जिसमें यह कहा जाता है कि 9 मई को उनकी गिरफ्तारी का खदशा है और उनकी गिरफ्तारी की सूरत में यास्मीन राशिद की क़यादत में लोग बाहर निकलेंगे और वो मुल्की जो तंसीबात हैं, फौजी तंसीबात हैं, उनके ऊपर हमला आवर होंगे और हुकूमत को प्रेशराइज किया जाएगा। और ये तमाम रवाबित जो हैं ये ऐसे डिवाइसेस से किए जाएंगे जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं और उससे ये किए गए और ये उनसे बरामद होना अभी बाकी है। तो इस ग्राउंड के ऊपर वो शख्स कि जिसने मुल्क में अनारकी फैलाने की कोशिश की उसको जमानत नहीं दी जा सकती। अब क्या इस फैसले को ट्रायल की बुनियाद के ऊपर देखा जाए या अबूरी जमानत की बुनियाद के ऊपर देखा जाए, ये देखना है। और कल मखसूस नशिस्तों के हवाले से ये इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि 3 रुकनी बेंच जो है वो सुबह 9 बजे जो है वो उसका फैसला सुना देगा कि वो नशिस्तें किसके हक में जाती हैं। इसी बीच प्रोग्राम के हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान आबिद ज़ुबैरी साहब ने। आबिद ज़ुबैरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आबिद ज़ुबैरी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, सिर्फ राय जाननी है राना साहब की। राना साहब, आज का जो अबूरी जमानत का फैसला है, सियासी असरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुझे नहीं पता कि ये फ़ैसला लिखने वाले ने ख़ुद फ़ैसला लिखा या कैसे फ़ैसला लिखाया गया और ये कहा गया कि ज़मान पार्क में एक मीटिंग हुई। अच्छा, उस बंदे को बंदा इतना ही सिर्फ पूछ लेता ना, गिरफ़्तारी से 2 दिन पहले, गिरफ्तारी से 2 दिन पहले, गिरफ्तारी से 1 दिन पहले, गिरफ्तारी से 10 दिन पहले, और ज़मान पार्क में तो किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। नहीं तो आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, तो फिर वो मीटिंग किसकी हो गई? यार ये मुझे नहीं समझ आई थी। अल्लाह की कसम, मैं हैरान हूँ उस फैसला लिखने वाले पे, फैसला देने वाले। मान ले चले जी मीटिंग हो गई। वैसे चूँकि मैं इसलिए बड़ा आईनी शाहद हूँ, मैं रिपोर्टिंग करता हूँ। और उसके बाद मुझे एक बात बता दें ज़रा यासर साहब, हजूर किबला, वो जो 2 सरकारी गवाह थे उन्होंने अपनी आला क़यादत को बताया, अहम अफसरान को बताया कि जनाब ये हो सकता है, और वाकई कप्तान पकड़ा गया। तो उस वक्त वो पुलिस जो लिबर्टी से लेकर आगे तक किसी जगह खड़ी होनी थी वो कहाँ थी? अगर ये जुर्म कर रहे हैं तो फिर जुर्म और कौन कौन कर रहा है? ये सारा कुछ होना चाहिए। चूँकि मैं खुद कहता हूँ कि 9 मई का जो मुजरम है उससे इबरतनाक सज़ा दो। जो मुजरम है उसे इबरतनाक सज़ा दो, लेकिन डिसीजन कर लें कि वो मुजरम है कौन। बस मैं, चूँकि अब हमारे साथ इस वक्त आबिद ज़ुबैरी साहब है, वो इस पर रोशनी ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं तो वो हक़ाइक़ बयान कर रहा हूँ कि कुदरतन उन दिनों में आपको पता है कि जो मिलने जाता था पकड़ा जाता था, बाइट से खैमे उठा दिए गए थे, याद है आपको? जी जी। और सारा कुछ हो गया था। तो मुझे समझ नहीं आती कि हो क्या रहा था। मुझे इतना पता है कि उनकी गिरफ्तारी से 4 दिन पहले एक वकला की मीटिंग हुई थी, बस सिर्फ एक वकला की मीटिंग हुई थी। ज़ुबैरी साहब, सर अगर देखें कानूनी एतबार से राय दरकार है कि अमूमी तौर के ऊपर
ज़मानतों के जो फैसले होते हैं क्या वो इतने सफ़ात पर मुश्तमिल होते हैं, उसमें इतनी तफसील बताई जाती है, या फिर ये बताया जाता है कि इस ग्राउंड के ऊपर ये ज़मानत दी जा सकती है या इसे रद्द किया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये अबूरी ज़मानत थी, ये प्री अरेस्ट बेल थी। इसके पैरामीटर्स अलग होते हैं और अरेस्ट के बाद बेल के पैरामीटर्स अलग होते हैं। इसमें जो एक्यूज़ड होता है उसको दिखाना होता है कि जो प्रोसिक्यूशन उसके ख़िलाफ़ की जा रही है वो मेलाफाइड है और वो उसको फंसाने के लिए की जा रही है। ये उस पर इतना सा बर्डन होता है, उसको ये दिखाना होता है एक्यूज़ड को कोर्ट के सामने। अच्छा, यहाँ उन्होंने बुरी जमानत दी, उन्होंने ज़रूर कहा होगा कि ये मेरे ख़िलाफ़ सारे ये मैनूवर्ड केसेस हैं, पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन है, मुझ पे 200 केसेस बना दिए गए और 9 मई के मामले में मुझे भी कर दिया। लेकिन जो हैरान कुन बात है, जो अभी राना साहब ने भी फरमाया कि ये जो सारे ये मीटिंग होती है और उसमें उनको कहा जाता है कि मुझे खदशा है कि मैं गिरफ़्तार हो जाऊंगे तो मैडम यास्मीन राशिद की सरबराही में आपको करना है और इंस्टॉलेशंस पे हमला करना है। अच्छा, ये बात किस तरह से रिकॉर्ड की गई या किस तरह से ये आई? क्या ये 2 सरकारी लोग वहाँ मौजूद थे? किस तरह से ये रिकॉर्ड की गई? क्या उनके पास एविडेंस है? और वो भी सरकारी 2 लोग हैं, उन्होंने आके ये बात कही, तो इसकी क्या वैलिडिटी है? उसके बेसिस पे उन्होंने पूरा कह दिया कि जो शख्स हमले में मुलव्वस है या हमले में मुलव्वस हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई, उनके ये हमले उन्होंने करवाए, उन्होंने ये सब चीज़ें की, टेररिज्म के उन पे चार्ज है, तो हैंस उनकी ये प्री अरेस्ट बेल खारिज की जाती है। मैं तो हैरान हूँ इस जो ये फैसला आज किया है, ये कौन से जुडिशल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ये फैसला करना चाहिए था? उनको तो ये कहना चाहिए था कि ये जी इन्होंने अपनी मेलाफाइड नहीं दिखा सके, ये कोई नहीं दिखा सके कि ये मनूवर करके उनको फंसाने की कोशिश की, इसलिए हम ये रिकॉल करते हैं इंटरिम बेल। लेकिन यहाँ तो उन्होंने पूरा एक तरह से फैसला कर दिया और कह दिया कि जी इसलिए वो इंटाइटल्ड नहीं है बेल के, क्योंकि वो इसमें मुलव्वस किया और 2 सरकारी लोगों ने कर दिया। क्या उनकी अभी एविडेंस आई है? 161 का बयान हुआ होगा, क्या उनको जो उनके अभी जिरा होनी बाकी है वो आके दिखाएंगे किस तरह से उन्होंने ये बात सुनी, किस तरह से सुनी, रिकॉर्ड की, क्या किया अब, और कोई कौन सी शहादतें उनको अभी लेके आनी है। ट्रायल अभी हुआ नहीं है और 9 मई के वाक़यात में आप देख रहे हैं ज़्यादातर लोगों को पोस्ट अरेस्ट बेल्स भी मिल रही हैं अब कोर्ट से, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन अभी तक साबित ही नहीं कर सकी है उनके ख़िलाफ़ केस, और उनको बेल इस तरह से उनको मिल रही है। तो यहाँ तो देखिए, मैं तो समझता हूँ इसका एक बैकग्राउंड है राना साहब, यासिर साहब। मैं समझता हूँ कि इद्दत केस का फैसला एक हुक्म हुआ, पूरी कोशिश की गई। अभी आपने देखा उनके शौहर ने एक्स शौहर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे टीवी चैनल्स पे दिखाई गई, और जो उन्होंने बातें की, अल्लाह शर्म आती है आदमी हाथ कान को लगाए कि जो उन्होंने बातें की उसमें बैठ के वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद देखिए एक फैसला है, अभी आया नहीं है इद्दत केस का फैसला, लेकिन वो समझ रहे हैं शायद ये अपील अलाउ हो जाए, क्योंकि बिल्कुल मैं तो समझता हूँ केस कोई है ही नहीं और इस तरह से एक जाली केस 6 साल के बाद बनाया गया। उसमें उनकी रिहाई होती तो उनकी किसी में गिरफ्तारी नहीं थी। तो अब नेचुरली इनके प्री अरेस्ट बेल उनकी रिजेक्ट हुई है और वो अब उनको पुलिस उनकी गिरफ्तारी दिखा दी कि अगर उनकी वो इद्दत केस ख़त्म भी हो जाता है तो वो इमरान खान साहब गिरफ्तार रहेंगे, वो अंदर रहेंगे। तो मैं तो समझता हूँ इस बैकग्राउंड में सडनली ये प्री अरेस्ट बेल रिकॉल की गई है उनकी। आवाज़ भाई साहब, चूँकि हम इस सिलसिले में ज़्यादा बहस नहीं कर रहे कि मैंने तो बड़ा सिंपल सा कहा है कि अगर रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब बाहर से खैमे उठा दिए गए थे, सारा कुछ उठा दिया गया था, तो वहाँ पे जो भी जाता था वो गिरफ़्तार हो जाता। सियासी क़यादत तो वैसे ही नहीं जा सकती थी जो हालात थे। चलें इस तरह आगे बढ़े। कल एक फ़ैसला आ रहा है जिसका इंतज़ार पूरी कौम को है। 2 दिन इस पर मशावरत हुई है। अब जी कानूनी तौर पर 13 रुकनी बेंच ने यह केस सुना और 3 रुकनी बेंच क्या ये फ़ैसला सुनाएगा तो ठीक है। एक तो को लोग जानना चाहते हैं, और दूसरा आपकी इस सारी हेयरिंग आपने सुनी है, देखी है, इस पे आपका तज़किया क्या है? देखिए, मैं तो शुरू से राना साहब या साहब मैं ये कह रहा हूँ कि ये केस जो था इसमें 2-3 इशूज़ थे। वो ये इशू थे कि कोर्ट अगर इस नतीजे पे पहुँचती है कि जो इलेक्शन कमीशन का 2 फरवरी का शायद फ़ैसला था कि कोर्ट के 13 जनवरी के फ़ैसले के बाद जहाँ उनसे बल्ले का निशान ले लिया गया था, उसके बाद उनको सबको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया, उसकी क्या लीगल हैसियत है? अगर कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि जी वो गलत फ़ैसला था, तो नेचुरली उसके ऊपर जितनी सुपर स्ट्रक्चर और जो ऑर्डर उसके बाद पास हुए वो सब इलीगल हो जाएंगे, मतलब वो उनका गए। तो हैंस और ये इन लोगों ने अपनी जो जितने लोगों ने इलेक्शन लड़ा, उनसे उनका बैट का सिंबल उनसे ले लिया गया था अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो
लेकिन उन्होंने आज़ाद हैसियत में नहीं लड़ा। जब वो आज़ाद हैसियत में नहीं लड़े और बल्ले के निशान लेने से उनकी हैसियत एज PTI के कैंडिडेट की ख़त्म नहीं हुई, तो ये सीटें PTI को मिलनी चाहिए। उन्होंने अपनी लिस्टें भी जमा कराई हुई थी और ये सारी, जबकि 51 में कोई इस तरह का नहीं है, इलेक्शन एक्ट में कहते हैं कि लिस्टें पहले जमा करानी चाहिए। ज़ुबैरी साहब, इस केस के ऊपर तो मज़ीद बात करूंगा, लेकिन अभी ये जो मैं अबूरी ज़मानतों वाले केस की बात कर रहा था, तो आप समझते हैं कि ये जो फैसला आया है ये ट्रायल के ऊपर भी असरअंदाज हो सकता है? क्योंकि ये ट्रायल का ही फैसला बादी नज़र में दिखाई देता है। अगर इन्हीं जज किया इनकी बिल्कुल जी, देखिए नेचुरली जो ट्रायल होता है वो तो ट्रायल पे तो सारी शहादतें आएंगी, ये जिरा होगी, उसके बाद होता है। लेकिन अगर इन्हीं जज साहब के पास चलना है और उन्होंने दो सरकारी लोगों के बयान पे, अगर ये एविडेंस है उनके पास, सिर्फ ये स्टेटमेंट है कि जी उन्होंने, वो मीटिंग हुई जो राना साहब कहते हैं हो ही नहीं सकती थी, कि वहाँ तो परिंदा भी पर मारता था तो उसको पकड़ा जाता था, तो अगर ये हुई नहीं मीटिंग और दो लोगों, सरकारी लोगों के आगे आपने उनके बेसिस पे इतने लंबा ऑर्डर कर दिया कि ये आदमी जिम्मेदार है, इमरान खान जिम्मेदार है हमला, इंस्टॉलेशन पे हमला करने, इसलिए उनकी बेल रिजेक्ट है। अगर इन्हीं के सामने चलना पड़ रहा है जो इस प्री अरेस्ट बेल, जिसके बिल्कुल स्टैंडर्ड ही दूसरा होता है, और अगर वो इस पर खारिज कर रहे हैं तो फिर तो मैं समझता हूं कि मुश्किल हो जाएगा केस। ये तो आने वाले दिनों में जी आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क के अंदर हमने देखा है कि हाई चेकिंग के केस भी जो है वो सज़ा के बाद ख़त्म हो जाते हैं, और बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो सब होता कुछ है, होता आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाती हैं। कल के फैसले पे बड़ा डिपेंड कर रहा है पाकिस्तान की सियासत को। मैंने इस तरह कहा कि आपने अपने एक आईन कानूनी मशवरा भी दिया। मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान का मुस्तकबिल डिपेंड कर रहा है सर। हाँ बिल्कुल, मैं सॉरी राना साहब, मैं तो उससे आगे जाऊंगा, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ सियासत नहीं सर। हाँ, अब तो पूरी कौम की नज़रें भी इसी पे लगी हुई है ना, और आप समझते हैं कि अगर कोई ऐसा खुदा न खास्ता ऐसा फैसला आता है जिससे कौम मायूस होती है, वकरा मायूस होते हैं, और उस आइन से या कानून से हट के खुदा न खास्ता, हमें यकीन है कि अदलिया ऐसा नहीं करेगी, लेकिन अगर कोई आता है तो फिर आप क्या मुस्तकबिल देखने आगे? मैं तो बहुत तारीख मुस्तकबिल देख रहा हूँ, क्योंकि हमारी यहाँ हुकूमत भी एक विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट एक गलत हुकूमत बनी हुई है, उसका कोई हक नहीं है। फॉर्म 47 की हुकूमत है, उनका जो लोग असेंबली में बैठे हैं, जो जीतने वाले हैं, फॉर्म 45 वाले वो बाहर बैठे हुए, फॉर्म 47 वाले अंदर बैठे हुए, तो क्या मुस्तकबिल होगा इस कौम का कि जी जो लोग जो आई लीगल तरीके से वो बिठाए गए हैं असेंबलियों में, वो किस तरह से फिर इस मुल्क के मुस्तकबिल का करेंगे। और जिस तरह से अब जूतों में दाल बट रही है वो आप खुद भी देख रहे हैं कि अभी कल सदर साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि जी इन लोगों से हुकूमत नहीं चल रही है। ज़ुबैरी साहब, ये जो ट्रिब्यूनल है इस्लामाबाद का, तो उस पर आमिर फ़ारूक साहब ने ये कहा है कि इब्तदाई जो मामलात हैं उसके ऊपर इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए, अगले ट्रायल को आगे ना बढ़ाएं। तो इसका केस के ऊपर क्या असर पड़ेगा? जी देखिए, मुझे सही से पूरा मालूम नहीं है इसके बारे में, लेकिन इब्तदाई हो सकता है कोई प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस उन्होंने लिए में होंगे। उन्होंने बाकायदा ट्रायल आगे बढ़ाने से रोका है, और उन्होंने ये कहा है कि इब्तदाई मालूमात के मुतल्लिक कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। इब्तदाई मालूम ये हो सकता है उन्होंने कोई लीगल ऑब्जेक्शंस लिए हुए होंगे कि ये पटिशंस टाइम बार्ड हैं या लॉ के मीट नहीं करती। हो सकता है कि उनका ये बात हो कि पहले उस पर अपना फैसला कीजिए कि क्या ये पटिशंस मेंटेनेबल है, नहीं। हो सकता है इस तरह की कोई बात हो जिस पे उन्होंने कहा है कि आप फैसला कीजिए, फिर ट्रायल की तरफ आइए। जी ज़ुबैर साहब, एक अचानक से तारक जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ जो एक पटिशन आ गई जनाब जुडिशल इंक्वायरी फ्लाइंग, इनकी पहले इंक्वायरी की जाए, कि एप्लीकेशन एक वकील साहब की तरफ से आ गई, और लगता है एक ही वकील साहब हैं जो मुख्तलिफ जजेस के खिलाफ, वो हर केस में दे रहे होते हैं, हर जगह मौजूद होते हैं वकील साहब। तो क्या पाकिस्तान के अंदर 50,000 से भी ज़ायद वकला हैं, बाकी कोई सीनियर जो है वो ये नहीं कर रहा, और एक दिन पहले वकला बरादरी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, तो फिर क्या हो रहा है? ये कहाँ से हो रहा है सब कुछ? देखिए, इसका बैकग्राउंड तो मैं तो समझता हूँ वो 6 जजों का ख़त है जो उन्होंने लिखा, जिस पे कार्रवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, और अभी वो पार्ट हर्ड है और वो चल रहा है मामला, क्योंकि एक जज हमारी बीमार हो गई थी, इस वजह से वो केस नहीं लगा, शायद अब लग जाए। तो उसके अंदर जब तक वो उसका बैकग्राउंड है कि यहाँ ये जंग जो है अदलिया की आज़ादी की जंग है सर।
इसमें अदलिया को आज़ाद होना, और ये हरबे हमेशा इस्तेमाल हुए हैं जजों के बारे में, जो इंडिपेंडेंट जजेस होते हैं। आपको याद होगा जो इसमें सीनियर लोग हैं कि जब शहीद भुट्टो का केस चल रहा था, उसके एक एक्विटिंग जज थे सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस सफदर शाह। वो बैरिस्टर थे सर, इंग्लैंड से, और वो उस ज़माने के बैरिस्टर थे जब बहुत सख्त होता था, इतने लोग नहीं जाया करते थे। उन पे भी इल्ज़ाम लगा था उस ज़माने में कि उनकी मैट्रिक की डिग्री जाली है, और फिर वो यहाँ से अपनी जान बचा के अफ़गानिस्तान के ज़रिए निकले थे वो उन्होंने भुट्टो साहब को, शहीद भुट्टो साहब को एक्विट किया था उन्होंने। तो ये केस ये हमेशा होता रहा है। जो जज इंडिपेंडेंट होता है, कोई ना कोई उसके ख़िलाफ़ इस तरह की लोग होते हैं, मौजूद सिस्टम में मौजूद होते हैं, जो आके एप्लीकेशन दे देते हैं उनके। अब जो कराची यूनिवर्सिटी की बात है, वो अजीब सी बात की गई है कि डिग्री इनवैलिड है। अब बताइए कि इसका क्या मतलब है कि वो आदमी, वो शख्स, वो जज बन गया, तो क्या ये स्क्रूटनी तो सारी होती भी आती है, और फिर ये जज बन के बने, फिर उससे पहले वकील बने, हर चीज़ उनकी डिग्रीज मौजूद हैं। जो कह रहे हैं जी यूनिवर्सिटी से जो डिग्री मिली वो नहीं, और वो भी वहाँ भी लोग मौजूद हैं, तो वहाँ कुछ भी रिकॉर्ड के साथ टेम्परिंग करना चाहे कोई भी कर सकता है। इस वक्त सवाल तो ये भी बनता है कि वो एक आज़ाद जज को टारगेट किया जा रहा है। कायद आज़म यूनिवर्सिटी में 6-7 साल लॉ पढ़ाते भी रहे हैं, तो वहां पर भी वो डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं एचईसी के रिकमेंडेशन के ऊपर, जो आपकी डिग्री के ऊपर अटेस्टेशन होती है, उसी की बुनियाद के ऊपर तो रिक्रूटमेंट होती है। तो वो भी फिर सवाल कायद आज़म यूनिवर्सिटी के रिक्रूटमेंट के ऊपर भी पूरा उठ जाता है। सर हमारे बुकला के अंदर भी ऐसे केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट पे कि बड़ी बड़ी पोजीशनों पे लोग बैठे हुए हैं हमारी बुकला ऑर्गेनाइजेशंस में, उन पे भी इल्जाम है कि उनकी डिग्रियां जाली हैं सर, केसेस पेंडिंग है सर। ज़ुबैरी साहब, एक सवाल आपकी बरादरी के हवाले से है सर। आप ये देखें ना कि यहाँ पे कुछ जमातें जो हैं वो ये समझती हैं कि कुछ जजेस उनकी फेवर में हैं, कुछ जमातें समझती हैं उनकी फेवर में हैं, जो इनके मुखालिफ हैं वो सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ कंपेन चला रहे हैं, और जो उनके मुखालिफ हैं वो ये कंपेन चला रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल है, इस पे वकला बरादरी वो भी बटी हुई दिखाई देती है। आप इस पे अपने शोबे से मुतल्लिक मुत्तफिक होके या मुत्तहिद होके क्यों नहीं निकलते? देखिए बड़ा अफसोस की बात है, आपने बड़ी सही बात कही कि हम भी बुकला भी इस माशरे का एक हिस्सा है। जिस तरह से हमारा माशरा बटा हुआ है, बड़े अफसोस के साथ कि बुकला भी बट गए। अब रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। असल में जो हमारी जो बड़ी दो ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक में मैं हिस्सा हूँ, एक का मैं साबिक सदर भी रहा हूँ, उसमें देखिए एक ग्रुपिंग है। उसमें एक जो ग्रुप इस वक्त कंट्रोल करता है हमारी दोनों सुप्रीम कोर्ट बार को, पाकिस्तान बार को, उसके जो हेड हैं, वन ऑफ द हेड, वो एक इस वक्त सिटिंग लॉ मिनिस्टर हैं। नेचुरली गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है, उसके हिसाब से तो वो उस तरफ से चल रहे हैं। जो दूसरे लोग हैं, वो जो हम कहते रहते हैं रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो हम बात करते हैं, तो वो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन आपको फैसला करना है। आपको जो आप लोग भी जर्नलिस्ट में भी इस तरह का चीज़ है कि आप देखें कौन से लोग वकला जो हैं वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं और रूल ऑफ लॉ के साथ। आपको फैसला करना है सर। आप हमें बताइए कि जो मैं तो समझता हूं कि आप ये अवाम या आप लोग फैसला करें कि बेशक हमारी यहाँ तफरीक है, बटे हुए हैं हम लोग, लेकिन कौन सा ग्रुप जो है वो आइन और कानून के बालादस्ती के लिए खड़ा हुआ है। ये हर फर्द वाहिद का काम है कि वो एवेल्युएशन करे कि कौन हक पे है और कौन मुखालिफ समत पे। बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सियासी मंजरनामा जिसमें कल फैसला होगा कि कौन सा धड़ा मजबूत है, आईनी और कानूनी तौर पे किसका साथ दिया जा रहा है, और वो अपनी मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली को किस तरीके से तरतीब देता है। कल अगर ये नशिस्तें जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तफवीज़ कर दी जाती हैं, तो उनके लिए ये कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, और यहाँ से तहरीक किस हद तक मजबूत होगी, और पार्लियामेंट के अंदर किस हद तक रिटेलिएशन की पॉलिसी या मफाहमत की पॉलिसी पे जाया जाएगा, और अगर ये नहीं मिलती तो ज़हनी एतबार से किस हद तक तैयारी कर रखी है। क्योंकि गुज़श्ता हमने बहुत से मामलात पे ये देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान से रिलेटेड केसेस थे, उनमें टॉप टियर लीडरशिप की बहुत बड़ी तादाद मौजूद नहीं थी, और कारकुनान को इस बात का भी गुस्सा था कि ये अपने मामलात को सिर्फ देख रहे हैं, ये खान के बारे में जंग नहीं लड़ रहे।
फिर बहुत सारे लोग इस बात को बाकायदा तौर पे इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं कि अभी तक हमारे मुत्तहिद होने की वजह या हमारे डरने की वजह वो बुनियादी तौर पे ये कारकुनान और पीटीआई के वर्कर्स हैं जो हम पे ये दबाव डालते हैं कि सियासी एतबार से हमें अपनी जदोजहद को मजबूत करना चाहिए। अब कल जो है पहले इब्तदाई तौर पे ये बताया गया कि 9 बजे जो है वो फैसला सुनाया जाएगा और 3 रुकनी बेंच सुनाएगा, लेकिन अब कॉज लिस्ट जो है वो तब्दील कर दी गई। इतलात ये हैं कि फुल कोर्ट जो है वो बैठ के ये 12 बजे फैसला सुनाएगा, जिसमें तमाम जजेस मौजूद होंगे जिन्होंने इस केस की समाअत की है। तो कल के दिन ये पीटीआई के लिए कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कौमी असम्बली में रुकन है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा मियां अली सरफराज साहब। बहुत शुक्रिया अली सरफराज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। अली सरफराज साहब, कल फैसला होता है और उस फैसले में अब देखा जाएगा कि ये किसके हिस्से में चीज़ें आती हैं, ये किसके हिस्से में नशस्तें आती हैं। दिमागी तौर पे तैयारी क्या है? क्या रहनुमा जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या किसी जगह पे इकट्ठे होने का प्लान है, या कल कोई मीटिंग कोई बड़ी रखी हुई है कि जिसके बाद आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी? जी बिल्कुल जाएंगे कल सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह, और इट्स गोइंग टू बी अ बेंचमार्क डिसीजन। यासिर साहब, बात यह है कि अब ये फैसला कि पूरी कौम को पता है कि इसका फैसला केस का क्या बनना चाहिए, इतना बड़ा कोई लंबा चौड़ा लीगल पॉइंट इसमें है नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कभी भी किसी जमात को उसकी इलेक्टेड सीटों की प्रोपोर्शनेट जो उसकी रिप्रेजेंटेशन बनती है उससे ज़्यादा उसको सीटें दी जा नहीं सकती। आइदर वे, अगर पीटीआई को अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर इसको पार्लियामेंट्री पार्टी तस्लीम कर लिया जाए और अगर उसको जमात का तशख़्ख़ुस को अगर मिस इंटरप्रटेशन हुई थी बाय द इलेक्शन कमीशन और पीटीआई का तशख़्ख़ुस बरकरार था, तो ये सीटें अगर पीटीआई के केस में ये पीटीआई को जाती हैं, फिर हम सारे पीटीआई के मेंबर हैं, क्योंकि हमारे नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर जमाती वाबस्तगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा हुआ है। उसके बाद हमने जब हम लोग यहाँ पे असेंबली में आए तो वहाँ पे आने के बाद पार्लियामेंट्री पार्टी हमें बताया गया कि पीटीआई इज़ नॉट अ पार्लियामेंट्री पार्टी और आपको 72 घंटे के अंदर अंदर कोई ना कोई जमात ज्वाइन करनी है। तो हम सब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की उस वक्त ज्वाइनिंग की, लेकिन अगर हमें इस तरह दीवार से ना लगाया जाता तो शायद अभी इस चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़ती। अच्छा, अगर हमें आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर समझते हैं, उस सूरत में ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए, क्योंकि बाप पार्टी वाला प्रेसिडेंट आपके सामने है, उनका भी रिज़र्व सीटों के लिए लिस्ट इलेक्शन से पहले जमा नहीं कराई गई थी और उनको सीटें वो मिली हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तो या तो प्रेसिडेंट्स पे चलती है या जो लिखे हुए कवानीन होते हैं उन पे चलती है। सो आइदर वे सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई के अलावा कहीं नहीं जा सकती, और इस पे सारे पाकिस्तान की वकला बरादरी, आपकी बार्स और इवन द जनरल पब्लिक हैज़ स्टडीड सो मच ऑलरेडी, सब इस बात पे कन्विंस्ड हैं। अब कल अगर इस किस्म का कोई जुल्म होता है और पाकिस्तान की आने वाली तारीख में एक नया बाब रकम होता है तो इट विल बी वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और हम लोग बिल्कुल इस्लामाबाद में हैं, हम कल सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और जाके फैसला खुद अपने सुनेंगे भी, मीटिंग्स भी होंगी। अगला लाया अमल देखें, जब इस तरह हमारी अब एक ही उम्मीद रह गई है कि हमें अदालतों से रिलीफ मिलेगा, अदालतों से भी नहीं मिलता। आपको पता है बजट के अंदर जितनी महंगाई और जो जुल्म इस बजट में जिस तरीके से ढाए गए हैं, उसके बाद इससे पहले जो इलेक्शन का रिजल्ट आया था, जिस तरह फॉर्म 47 के ऊपर ला के MNAs को MPAs को असेंबलियों में बिठाया गया, उसके ऊपर अवाम के अंदर इतनी बेचारगी है, इतना अफसोस है हर बंदे को कि अब आखिरी एक उम्मीद रह गई है कि हमें अदालतों से रिलीफ मिलेगा और ये बहुत बड़ा फैसला है। दिस इज़ गोइंग टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। और ये जो आपने बात की कि हम खान साहब के लिए कुछ नहीं कर रहे और लोगों के दिलों में ये शक है कारकुनों के, वो शक भी दूर हो जाएगा। अभी तक तो ज़रा मफाहमत की सियासत चल रही थी। खान साहब का ख्याल ये था कि जिस तरीके से नाजायज़ केसेस पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर और जनरल पब्लिक के ऊपर भी हमारे पे अभी तक इवन आफ्टर बिकमिंग MNAs एंड MPAs अभी तक फजूल किस्म के केसों के अंदर हमें नामजद कर दिया जाता है, केसों की भरमार बढ़ती से बढ़ती जा रही है। लेकिन अब वो ऐसा बेहिस किस्म का निज़ाम है और हमारे पे भी अब इतने पर्चे दे दिए गए हैं, पब्लिक पे भी इतने दे गए हैं कि मेरा ख्याल है पर्चा किसी पे दे देना अपना मीनिंग ही खो गया है। और इस फैसले से हमें बहुत बड़ी उम्मीद है। इद्दत वाले केस में भी हमें उम्मीद है कि अब कम से कम 2-4 फैसले थोड़े से रियलिस्टिक तरीके से आएँ, जिसको जिस तरह दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है, जिस तरह दुनिया में आते हैं फैसले। अगर वो नहीं आते तो फिर स्ट्रीट मूवमेंट शुरू होगी, जलसे भी होंगे, जुलूस भी होंगे, इजाज़त नहीं मिलेगी तो ना मिले, प्रोटेस्ट के लिए तो इजाज़त सरफराज साहब सुप्रीम कोर्ट से अदालतों से फैसले मेरिट पे होंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी। आपकी पंजाब के अंदर जो लोग गिरफ़्तार हैं, जो बिलखसूस लाहौर में आपकी क़यादत के बड़े अहम तरीन लोग गिरफ़्तार हैं, उन्होंने बड़ा खुल के गिला किया है कि MNAs, पार्टी क़यादत
इनमें से कोई भी हमें मिलने नहीं आता। जिसके बाद अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मिलने गए, तो क्या उसके लिए भी कोई पाबंदी है? आपका सवाल सर ये है, नहीं, उस पर कोई ममानियत नहीं है, हमें जाना चाहिए था। मेरे ख्याल में हमारे जो गिरफ्तार लीडर्स हैं और जो हमारे कारकुन हैं, उनके लिए हम लोग रोज़ आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन शायद हम में ये कमी रही है कि हम उनको जेलों में मिलने नहीं जा सके। हम तो अभी तक खान साहब को भी, एक्चुअली उसका सिस्टम भी कुछ ऐसा है कि जेलों में जाना और मिलना इज़ नॉट ईजी। हम जाना चाहें भी तो हमें जाने दिया नहीं जाता, तो उसमें कुछ मजबूरी हमारी भी है, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें अपने लीडरान की फ़िक्र नहीं है। रोज़ उनके लिए हम टीवी पे भी बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, असेंबली में रोज़ आवाज़ उठाते हैं, अपने हलकों के अंदर जब बैठते हैं तब भी कारकुनों को भी मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई हम आगे शायद जलसे जुलूस रैलियाँ करेंगे, क्योंकि तो किसी तरफ ख़त्म होने को आ ही नहीं रहा। हाँ ठीक है, हमारी तरफ से भी मैं समझता हूँ कोताही है, हमें अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट हमारे लीडर्स, मैं नहीं ज़ाती तौर पे गया उनको मिलने, जाना चाहिए, बाकी पर्सनल कैपेसिटी में ये बिल्कुल हो सकता है, हमारा कसूर है। अच्छा अली सरफराज साहब, ये बताइए, इकबाल अफरीदी साहब हैं आपके फाटा से, वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई के मेंबर हैं। उन्होंने आज सजेशन दिया उधर, उन्होंने कहा जी आप केपी को अगर पैसे नहीं दे पा रहे, आपके पास पैसा मौजूद नहीं है, तो खान से मुलाकात पे फीकस 10,000 रुपया रख दें, आपके पैसे सारे पूरे हो जाएंगे। ये कह के वो मीटिंग में से चले गए, मीटिंग में तवानाई के ऊपर बात नहीं की। अब ये उस पे वो जो नून लीगी रहनुमा थे, उन्होंने कहा जी ये असम्बली में भी ऐसा ही करते हैं। तो क्या ये भी पार्टी पॉलिसी है कि खान से मुलाकात के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए? नहीं, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जी, मुझे नहीं पता इस वाक़या का, मैं कुछ कह नहीं सकता इसमें, लेकिन खैर ये इकबाल अफरीदी साहब का अपना कोई जुमला था जो उन्होंने वहाँ दे दिया, उसका खैर क्या ताल्लुक था तवानाई का। हमारा इतना बड़ा हमारे मुल्क में इशू है, इफ़ आई वॉज देयर इन दैट कमेटी तो 1000 बातें थी करने वाली तवानाई के सेक्टर पे। मुझे नहीं पता अफरीदी साहब ने ऐसी बात क्यों कही, शायद नाराज़गी का इजहार किया होगा, मैं नहीं जानता। अच्छा, सुनने में है कि आज खान साहब को मिलने नहीं दिया जाता, तो उस पर हमारे अक्सर ये बात जी सुनने में है कि खान साहब की जो आज मुलाकात हुई है पार्टी रहनुमाओं से, उसमें एक पार्टी लीडर को आखिरी वार्निंग और उसके बाद अगर फिर भी बात नहीं आती तो पार्टी से फारिग करने का फैसला भी खान साहब ने कहा फिर कर लें आप। क्या ये दुरुस्त है? आप मेरा इशारा समझ गए मैं किस तरफ कर रहा हूँ? मुझे नहीं पता सर, मैं चलिए शेर अफजल सर पता है इतनी चहमगोइयाँ मीडिया में अब आजकल ना ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल सर, मैं क्योंकि वहाँ नहीं था इसलिए मैं कह नहीं सकता। अब मुझे तो नहीं पता, मेरी तो खान साहब से आज तक मुलाकात नहीं हुई जब से मैं MNA बना हूँ। ख्वाहिश बहुत है, रोज़ हम अपनी पार्टी के अंदर अब ये बात ज़रूर करते हैं कि बाय रोटेशन आप सारे MNAs को खान साहब से बारी बारी मिलाएं, हमारा भी दिल करता है, वी वांट टू डिस्कस सर्टन थिंग्स विद हिम, लेकिन मेरी तो अभी तक बारी नहीं आई। अब जो वहाँ मौके पर मौजूद थे वो बता सकते हैं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो क्या ये पॉलिसी जो है वो तरतीब कौन बताई जाती है? पॉलिसी तरतीब कौन देता है कि खान से कौन मिलने जा सकता है कौन नहीं? बेशुमार लोग कहते हैं कि हमारा नाम फहरिस्त के अंदर मौजूद होता है लेकिन हज़फ कर दिया जाता है। सर मैं इसके बारे में नहीं, हज़फ नहीं किया जाता। एक्चुअली 6 लोगों को मिलने की इजाज़त होती है हफ्ते में एक दिन, उसमें 3 लोग तो आपके बाय डिफ़ॉल्ट हर दफ़ा उनकी तो रिपीट विजिट होता है, जिसमें एक तो रऊफ़ हसन साहब हैं, उनका पार्टी का नैरेटिव उन्होंने बनाना होता है, उन्होंने खान साहब से गाइडेंस लेनी होती है। उसके बाद आप चेयरमैन साहब हो गए या आपके लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ द पंजाब असेंबली बाय रोटेशन, कभी वो कभी लीडर ऑफ द अपोजिशन फ्रॉम द नेशनल असेंबली, वो एक वकील ने लाजमी जाना होता है जिन्होंने केसेस में रिप्रेजेंट करना होता है। 2 या 3 MNAs की जगह बचती है मोस्टली, वो फिर लिस्ट खान साहब के पास जाती है। और जो मुझे बताया गया है, जो हम अपने जब हाउस में हम बात करते हैं तो ये बताया गया कि खान साहब पिक एंड चूज़ करके वो कहते हैं फ़लाँ को भेज दो, फ़लाँ को भेज दो, तो हमें उसमें कोई इतराज़ नहीं है। इफ़ खान साहब इज़ डिसाइडिंग कि किसको मिलना है, हम तो खान साहब के कारकुन हैं ही हैं, खान साहब से मिलें ना मिलें। बहुत शुक्रिया मियां अली सरफराज साहब इसमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा शेविराज। ब्रेक के बाद खुशामदीद। राणा साहब, आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि हुकूमत इनसे चल नहीं रही और हम हुकूमत गिराना भी जाना भी जानते हैं और हुकूमत बनाना भी जानते हैं, और जो कल मैं कर रहा था आज वो जेल के अंदर है। यानी उससे ये भी तासुर मिलता है वो PTI की तरफ भी नहीं है, वो इनकी तरफ भी नहीं है। जरदारी साहब हैं किसकी तरफ? क्योंकि हुकूमत नहीं चल रही, ये तो वाज़ेह बयान है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ऐलान कुछ करते हैं और दूसरी तरफ बिजली की कीमतों के हवाले से ऐलान कुछ और हो जाता है। या सर एक बात ध्यान में रखिए, जरदारी साहब ने ऐलान किया जो चाहिए था वो मिल जाएगा। आप मेरा इशारा समझ गए ना, जो चाहिए था वो मिल जाएगा।
ना जरदारी साहब नून लीग को छोड़ेंगे, ना नून लीग जरदारी साहब को छोड़ेगी। ये दोनों इकट्ठे हैं, इकट्ठे रहेंगे, इसके अलावा इनका सर्वाइव है नहीं। अवामी सतह पर जितनी बदनामी मुस्लिम लीग नून की हो रही है, वही बदनामी इनके से भी आ रही है। एक बात आप ज़हन नशीन कर लें अच्छे तरीके से, और आज ये मैं चैलेंज से बात कह रहा हूँ, इस मौजूदा सियासी हालात में, इस मौजूदा सियासी तमाम मामलात में इन दोनों सियासी जमातों ने अपना सियासी मुस्तकबिल तबाह करके रख दिया। महंगाई की वजह से, बिजली के बिलों की वजह से, टैक्सों की वजह से, मुल्क के अंदर दीगर मामलात की वजह से रोटी आज मिलना बंद हो गया, आटा ही नहीं मिला, तंदूरी नहीं घुल रहे। फ्लोर मिल्स की हड़ताल एक अलग चीज़ थी। दूध महंगा हो गया। कोई एक चीज़ मुझे बताए जो सस्ती हो गई। आपके लीडर, इस मुल्क के कायद जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कल कहा जी 200 यूनिट वाले को इतनी बिजली ये होगा। पहली बात तो यह है कि आपने खुद एक रूल बना दिया जिसका 201 हो गया यासर साहब जी, वो 3 महीने तो ही रहना ना, 3 या 5 माह सर, 6 माह, 6 माह। तो आप किसको करेंगे, आप किसको रहा? उसके बाद आज आपने 7 रुपये कुछ पैसे बिजली का उसका बिजली का रेट बढ़ा दिया। ये बिजली का रेट नहीं है, आप बिजली के बिल नहीं दे रहे, हम बत्ता दे रहे हैं, बत्ता। इस हुकूमत को बत्ता दे रहे हैं, ये हमसे बत्ता वसूल करते हैं। ये जो बिजली का बिल होता है ना, ये बिजली का बिल नहीं आता, ये बत्ते की पर्ची आती है जिसमें आपको वो जो लिखते हैं, आप में हम में जुर्रत नहीं है कि हम उसको इनकार कर सके। हम में जुर्रत नहीं है कि हम ये कह सके जनाब ये इसको आप बत्ते की पर्ची पे कभी किसी ने कहा कि जनाब 50 रुपए का डाल लो, हुआ है कभी? ये बत्ते की पर्ची है, ये बत्ता है जो आपसे, मुझसे, इस कौम से वसूल किया जा रहा है, जिस कौम के टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वसूल किया जा रहा है, मजदूर से वसूल किया जा रहा है। मैं आज एक बड़े आपके मेरे चाहने वाले हैं, बड़े अच्छे दोस्त, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं उनके घर गया, उन्होंने मुझे अपना बिल दिखाया। उसने कहा यार जरा मेरे घर का पूरा विजिट तो करो। मैंने कहा जी मुझे पता है, मैं जानता हूँ। उन्होंने कहा यार 1,56,000 बिल आ गया, मुझे बताओ मैं अंदर लूमा लाइया ने, मैं अंदर की फैक्ट्री बनाई है। तो उसने बताया सर ये हमारी गली में जो चौकीदार है ना, सब यहाँ पे 20 घर है, 20 के 20 घर 1,000 रुपया देते तो उसे 20,000 बनता था। तो कल शाम को उसके चेहरे पे उदासी थी, हमने पूछा तो उसने कहा जी 20,000 इकट्ठा करता हूँ और ये 24,000 बिल आ गया है। तो पता उसने आगे से क्या किया, उसने कहा जी सारा दिन में जब रात को हम घर जाते हैं, यहाँ से ड्यूटी करके सुबह जब घर जाता हूँ तो उस वक्त पंखा 2 घंटे सोने के लिए चलाता हूँ, 2 घंटे जब सो जाता हूँ तो बीवी से कहा पंखा बंद कर दे। और रात को बच्चे, एक बल्ब जलता है, एक पंखा स्टैंड वाला है, लाइन से में बच्चे लेटते हैं ताकि सबको हवा लगे। कहते ये है हमारा टोटल, ना एयर कूलर है। उनका कपड़े इस्त्री करना तो सोच भी नहीं है, फ्रिज हमारे घर में है नहीं है, बर्फ़ बाजार से लेके इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह चल रहा है। और उस बंदे का बिल क्या है? बिल नहीं है, ये बत्ता है, ये बत्ते की पर्ची है। और इस बत्ते की पर्ची में हर रोज़ इजाफा हो रहा है। जिस तरह ये हम कहते थे ना फलां गुंडे ने बत्ते की पर्ची भेजी, भाई अब तो बत्ते की पर्ची कौन भेज रहा है? किसको नहीं पता, किसको नहीं पता। आइए जाइए जाके इस बत्ते की पर्ची को वहां पे देना जहां पे बिजली चोरी हो रही है, वहां पे जाके दें जहां पर लोग 1 रुपया नहीं आपको देते और आप जुर्रत नहीं करते उस इलाके में दाखिल होने की, आप जुर्रत नहीं करते उस इलाके में जाके किसी के घर के बिजली कुंडा जो है उसे उतारने की। और हमें आप बत्ते की पर्ची बेचते हैं, बड़े मान से पर्ची बेचते हैं, बड़े फख्र से बेचते हैं, और हम इंतहाई बुज़दिलों की तरह, इंतहाई बुज़दिलों की तरह, इंतहाई बुज़दिलों की तरह जाके बत्ता दे देते हैं। अपने बच्चों के मुंह से रिज़्क छीन कर, अपने घर की चीजें बेचकर, अपना मुस्तकबिल जो है उसके लिए बची बचाई चीजें जो है उसे फरोख्त करके हम जाके जनाब जाते हैं, उन्हें जाके उनके आगे पेश कर देते हैं कि ये ले जनाब, ये ले लें, ये बत्ते के पैसे जनाब हम आपको देने आए हैं। फिर लाइन में लगते हैं, फिर लाइन में लग के देते हैं, और जब बत्ता पूरा नहीं होता तो फिर तलने मिन्नतें करते हैं, कुछ पैसे रिश्वत में देते हैं, फिर उस बत्ते की किस्तें करवाते हैं। ये होता है। हमारे पास पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की तरह ताकत नहीं है ना, हमारे तरह धमकी नहीं है भैया। हम धमकी, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है।
हम बुज़दिल हो गए। हमें हुक्मरानों से पूछना नहीं आता। मैं नहीं कहता आप दरवाजे तोड़ दें, मैं नहीं कहता आप आग लगा दें, बिल्कुल इसके हम खिलाफ है। अदालतों के दरवाजे तो खटखटाएं, कानून का रास्ता तो अपनाएं, लें, उनसे जाके कहें कि आए भाई, ये तो पता करें किस जगह कौन क्या कर रहा है, सब कुछ लेकर आए, तो फिर मज़ा आता है ना यासर साहब। ये तो आपने हम बत्ता देते जा रहे हैं, वो बत्ता लेते जा रहे हैं, लेते जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कल कहा कि जनाब सस्ती बिजली भी हो जाएगी और हम गरीबों को राहत दे रहे हैं। ये जो बिजली की कीमत बढ़ गई है, ये अचानक समात नेपरा और उसके बाद मंजूरी पूरे मुल्क में लागू, पहले आया सुबह कमर्शियल, अब आ गया घरेलू भी। बड़े सार्फिन के लिए, घरेलू बड़े सार्फिन के लिए जो बड़े सार्फिन, मुझे एक बात बताएं, वो 50 यूनिट तक नहीं, ऐसा नहीं होगा सर। और केले का 50 यूनिट चल रहे हैं सर। घरेलू सार्फिन के अलावा ये ज़रई शोबे पे भी लगाई गई। और भाई ज़रई शोबे पे टैक्स भी लगाया गया। आप ये कहते हैं किसान मार दो, अवाम मार दो। चूंदा मैंने तो आज देखा ना, वो उसने कहा जी एक मशीन ले रहे हैं 50,000 पासपोर्ट 1 घंटे में। लें, यही ज़रूरत है इस वक्त की, क्योंकि लोग जाना चाहते हैं बाहर, लोग जाना चाहते हैं। आपकी पॉलिसियों से तंग आकर, यहां पर इतने ज्यादा टैक्सेस से तंग आकर, आपने कभी सोचे? आज फैसला करें ना कभी ना कि हर वजीर सरकारी गाड़ी नहीं, जाती गाड़ी इस्तेमाल करेगा, जाती गाड़ी इस्तेमाल करेगा। कोई एमपीए, किसी एमएनए को कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी, किसी के लिए पेट्रोल के पैसे नहीं होंगे, टीएडीए कुछ भी नहीं होगा। करें ना, क्यों नहीं करते भाई? आप लिखते हैं अवामी खिदमतगार, अवाम के खादम, आपकी खिदमत के लिए 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले हैं। तो ले भाई, खुले हैं दरवाजे तो अपने घर के दरवाजे खोलें, और साढ़े घरां दे दरवाजे ताले तो ना लवाओ। यासर साहब, ये आलम हो चुका है, बत्ता दे रहे हैं, आप भी बत्ता दे रहे हैं, दे के आए ना बत्ता जी, दिया। हाँ बस, मैंने भी दे दिया, आपने भी दे दिया। इस कौम 25 करोड़ में से 23 करोड़ ने तो दे दिया होगा बत्ता, 20 करोड़ ने दे दिया होगा, बाकी जिसने नहीं दिया उनसे इनकी जरूरत नहीं पड़ती, तो देते जाएंगे बत्ता। इसलिए कि हम कहीं जाग ना जाएं, इसलिए कि हुक्मरानों ने सुख की बांसुरी बजा रहे हैं, हमारे लीडर भी सुख की बांसुरी बजा रहे हैं। यहाँ पर करारदाद पेश होती है तन्हाई बढ़ाने के हवाले से, तो ना उस पर पीटीआई बोलती है, ना उस पर जमात इस्लामी बोलती है, ना उस पर जमीयत उलमा इस्लाम बोलती है, ना उस पर कोई और बोलता है, सब उसमें यकसबार होते हैं। अगर कोई चीज़ जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दी इस चीज़ ने दी, और चले पीटीआई को तो बोलना चाहिए था ना यासर साहब, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बोलना चाहिए था ना, अपना फ़ायदा सबको मंजूर, अवाम जावे टट्टे गूंज। यार मुहर्रम के दिन है, आप अपने तौर पे वो अपने ही मामलात से बाहर नहीं निकल रहे। यानी आपने जो मियाँ अली सरफराज से वो सवाल भी किया था, वो जवाब जमा कराने पे इमरान खान साहब ने उनकी रुकनीत मुअत्तल करने की हिदायत कर दी हुई है शेर अफजल खान मरवत की। क्या ये फैसला जो है ये इनकी तवज्जो किसी और जानिब मबजूल करवाएगा एक दूसरे से हटा के? आप 2 चीज़ें ज़हन में रखिएगा। मैंने इस प्रोग्राम में कहा था बहुत सी तब्दीलियाँ होंगी। मैंने कहा था अब देखते जाएं अब होगा क्या। खान बड़े फैसले कर चुके हैं। अब जो लोग खुद बहुत बेचना चाहते हैं ना, जो हलल पैदा करना चाहते हैं इस जमात के अंदर, मेरा ख्याल है उनमें से अब छांटियाँ शुरू होने लगी हैं, और बड़े पैमाने पे छांटियाँ शुरू होने लगी हैं। और ये ऐसी छांटियाँ होंगी जिससे तंजीम बन जाएगी। और ज़हन में रखिएगा, हमेशा तंजीम बनती भी उस वक्त है जिस वक्त अपोजिशन में होती है। हुकूमतों में तंजीमें नहीं बनती, हुकूमतों में मुफाद परस्तों के टोले बनते हैं। हुकूमतों में अवाम की खिदमत की बजाय ज़ाती मफादात लेने वाले इकट्ठे हो जाते हैं। हुकूमतों में कभी भी सियासी जमातें अरूज नहीं हासिल करती, बल्कि सियासी जमातों का जवाल होता है हकीकत में। आप देख लें। प्रोग्राम को वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।